Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज हम लोग जो एक्सेप्शंस हैं मेंडेलियन कंसेप्ट्स के, उसको देखिए जरा ध्यान से आप। अगर हम मेंडल के कंसेप्ट की बात करें तो मेंडल ने एक कंसेप्ट दिया था कंप्लीट, इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कह सकते हैं। व्हेन प्लांट विद टू डिफरेंट होमोजाइगस ट्रेट आर क्रॉस्ड विल देयर प्रोजेनी। अब इन प्रोजेनी के पास में अगर एक फिनोटाइप्स है, वन ऑफ द दोज ट्रेट, तो हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस बोलोगे। बोथ ऑफ द दोज ट्रेट को डोमिनेंस बोलोगे। व्हेन इंटरमीडिएट ट्रेट्स, तब उसको हम लोग आप बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक सेकेंड जरा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलते हैं हमने कोई क्रॉस कराया। अब वो क्रॉस हम ना लेके तो शायद मान लेते ये A1 कोई प्लांट्स है जिसका जीनोटाइप A1 है, मतलब होमोजाइगस फॉर A1 एलील क्रॉस विद द A2। अब इस A2 के कारण जो फिनोटाइप आ रहा है, यहाँ पे मान के चलते हैं एक हम मान लेते हैं P1 फिनोटाइप है। जैसे हम टाल और डार्क और बाकी फिनोटाइप, ऐसे हम P1 मान लिए, समझने के लिए आपको पर्याप्त होगा। ये इसका P2 फिनोटाइप है। अब बताइए जो हेट्रोजाइगस जो इसके जो प्रोजेनी होगी वो हेट्रोजाइगस होगी ना। एक A1 एलील मान लीजिए, इसको अगर हम मेल कंसीडर कर लेते हैं, इसको फीमेल, तो A1 एलील इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल साइड और A2 एलील इनहेरिटेड फ्रॉम द फीमेल साइड्स। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस प्रोजेनी? यहीं पे समझ, आपको फिनोटाइप के बेसिस पे ही आप बता पाओगे कि कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, को डोमिनेंस का केस है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस प्रोजेनी? तो ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। हो सकता है इसका फिनोटाइप किसी एक पेरेंट्स का हो। क्यों? किसी एक पेरेंट्स का फिनोटाइप भी तो हो सकता है, दैट इज ए फिनोटाइप ऑफ ओनली वन पेरेंट्स। और किसी एक फिनोटाइप, किसी एक पेरेंट का फिनोटाइप होगा तो या तो P1 होगा या तो P2 होगा, और जो फिनोटाइप यहाँ पे आ जाएगा वो डोमिनेंट फिनोटाइप माना जाएगा बच्चों। तो मान के चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जैसे P1 फिनोटाइप आ गया, एक एग्जांपल के लिए मतलब P1 आ गया। अब बताओ अगर P1 फिनोटाइप आ रहा है तब कौन सी मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो P1 फिनोटाइप आया तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि F1 के पास में जो किसी एक पेरेंट्स के फिनोटाइप से रिजेंबलनेस है, मतलब F1 शोइंग द दो वन ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप्स ना, F1 या हेट्रोजाइगोट, इसको हम F1 कह सकते हो, F1 कह सकते हो, या हेट्रोजाइगोट कह सकते हो। हेट्रोजाइगोट्स शोन वन ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप, तो इसको हम इस कंसेप्ट को बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। मैं कंपेरिजन करा रहा हूँ, देखो कभी किताब में कंपेरिजन आए ना आए अलग बात है, कम से कम आपको चीजें रटनी तो नहीं पड़ेंगी। कल को आ जाए कि व्हाट विल बी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस या जो भी हो। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इसके बाद P1 भी हो, P1 भी हो, और साथ ही साथ एंड P2 फिनोटाइप भी हो, मतलब बोथ आर द फिनोटाइप प्रेजेंट इन द F1 हाइब्रिड। तो ये कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है? व्हाट विल बी द व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस सिचुएशन?
when the F1 offspring, F1 heterozygote having a both of the parental phenotype, both of the मतलब P1 भी होगा P2 भी होगा, हाँ बिल्कुल, very nice, co-dominance. This situation is considered as a co-dominance. This is known as co-dominance. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि co-dominance एक प्रकार से complete dominance का ही exception हुआ. Next one is a when the phenotype is neither P1 nor P2, this is a new phenotype, this is P3. मतलब ना तो P1 phenotype आया ना तो P2 phenotype आया, एक P3 phenotype आया. इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए बोल देते हैं, ये जो phenotype है वो इंटरमीडिएट phenotype है. This is intermediate of P1 and P2. This is intermediate of P1 and P2. So what is the concept from this condition? क्या इस condition से कौन सा mode of inheritance आ रहा है, बताइए जल्दी से. If the heterozygous, केवल एक ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? अच्छा था, incomplete dominance. Very nice, very nice. This is a incomplete dominance. This is a incomplete dominance. Incomplete dominance. ठीक है. Now तो ये हो गया incomplete. मतलब एक समझने के लिए, एक कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा था. अब करेक्टर कोई भी ले लीजिए, फिनोटाइप. अब मैं अगर अभी मैंने आपके सामने कोई एक एग्जांपल दे दें तो आप समझ जाओगे कि ये किसके साथ जाएगा. ठीक है. एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक एलेलिक इंटरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एलेलिक इंटरेक्शन, क्योंकि आपके सिलेबस में है एलेलिक इंटरेक्शंस क्या हो सकते हैं. तो दीज थ्री आर रिप्रेजेंट एलेलिक इंटरेक्शंस. तो एलेलिक इंटरेक्शन को एक दूसरे तरीके से हम बोल सकते हो, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है विद इन द लोकस है, क्योंकि ये एक लोकस की बात है ना. तो जो इंटरेक्शन विद इन द लोकस होते हैं वो एलेलिक इंटरेक्शन ही कहलाते हैं. ये हम डिटेल करेंगे जब हम आपको जीन इंटरेक्शन पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है. ठीक है. नाउ अब डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया. एक चीज और यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, ये जो पहला जो कंसेप्ट था वो इसको हम मेंडेलियन कंसेप्ट भी कर सकते हो. दिस इज ए मेंडेलियन, मतलब बाकी दो के नहीं है. मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हो ना, मेंडेलियन कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस. तो जो पहला कंसेप्ट था, दिस इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग मेंडेलियन. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट हुआ होगा कि सभी करेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस के साथ तो नहीं जा सकते. कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो को डोमिनेंस के साथ को डोमिनेंस को फॉलो करेंगे, कुछ करेक्टर हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करेंगे. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. दो और ऐसे आपको हैं कंडीशन जो हालांकि वो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है. एक है, उसका नाम है ओवर डोमिनेंस. हो सकता है कभी कभी ओवर डोमिनेंस पूछा जा सकता है, तो कुछ बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी नहीं होगा इसको समझने के लिए. ओवर डोमिनेंस. अब एक और होता है जिसको बोलते हो स्यूडो डोमिनेंस. ठीक है, स्यूडो डोमिनेंस. तो ये क्या करते हैं हम, पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ लेते हैं, फिर हम वन बाय वन कर बात करेंगे. ठीक है. तो इसको भी बता देंगे ओवर डोमिनेंस और स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है. चलो यही समझ लेते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे बना हुआ ना कंपेरिजन. ओवर डोमिनेंस देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक चौथी कंडीशन ऐसी आ जाए. अज्यूम करो कि जो हेटेरोजाइगस है ये A1 A2 ना, कौन हेटेरोजाइगस है? A1 A2. जो A1 A2 देखो ध्यान से देखिए, जो P3 है वो इन दोनों के बीच का है. मतलब अगर आप कोई दो एक्सट्रीम पैरामीटर ले लीजिए, उन दो एक्सट्रीम के बीच का अगर फिनोटाइप आ रहा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे, हालांकि बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे केसेस में जो हाइब्रिड है, ये जो हाइब्रिड है A1 A2, ये सुपीरियर हो जाता है. क्या हो जाता है बच्चों? ये सुपीरियर हो जाता है. सुपीरियर मतलब ये किसी मायने में सुपीरियर हो जाता है इन किस पे?
इस P1 पेरेंट्स पे, मतलब दो बोथ ऑफ द पेरेंट्स, if F1 hybrid is superior over both of the parents, this condition, this situation, this consideration is known as over dominance. Over dominance is it clear? मतलब थोड़ा समझ में आया ओवर डोमिनेंस? देखो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, किसी एक पेरेंट। एग्जांपल देके समझा दीजिए ओवर डोमिनेंस। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं 1 बाय 1 करके एग्जांपल लेता, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा। एग्जाम्पल तो मैं सबका लूंगा बाद में, लेकिन ओवर डाउन जैसे मान लीजिए देखे होंगे आपने, एक एग्जाम्पल है प्लांट के बीच केस में हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर, ठीक है। हाइब्रिड विगर आप जानते होंगे, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपको कुकुरबिटा में हाइब्रिड वैरायटी आ रही सीडेड, ठीक है। कुकुम्बर में हाइब्रिड वैरायटी आपने सुने होंगे। मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स आजकल हाइब्रिड वैरायटी का एक प्रचलन चला हुआ है। हाइब्रिड विगर मतलब होता है हेटेरोजाइट, मतलब ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड कहीं ना कहीं इस जीनोटाइप के कंपेयर में और इस जीनोटाइप के कंपेयर में बेहतर है। मतलब ये भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा था, हो सकता है इल्ड ना हो सकता कुछ और ना हो, और ये भी बेहतर नहीं था। हम दोनों को जब क्रॉस करा लिए तो एक हाइब्रिड वैरायटी बनी, वो सुपीरियर निकली इन दोनों पे। ये एग्जांपल आपको सटीक बैठा, हाइब्रिड विगर सुपीरियरिटी वाला केस। आपने हाइब्रिड विगर नाम सुना होगा ना, हाइब्रिड वैरायटी नाम सुना होगा ना, हाइब्रिड वैरायटी। बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और दूंगा, सब लोगों ने सुना होगा, बस एग्जांपल दिखाने की बात है। आपने सुना होगा जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो सिकिल सेल एनीमिया के जो कैरी हेट्रोजाइगस होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल और देन व्हेन इज हेमोग्लोबिन सिकिल सेल, दोज पर्सन इज हेट्रोजाइगस फॉर सिकिल सेल एनीमिया। मींस एक एलील कैसा है बताओ बच्चा, एक एलील है नॉर्मल, ये पलक पलक ऐसा मत करो बेटा, ये हटाओ यहाँ से, ये बराबर फिर दिक्कत करेगा हमको। वन इज ए हेमोग्लोबिन नॉर्मल, अनदर इज ए हेमोग्लोबिन सिकिल सेल। तो ये जो पर्सन है ये होते हैं सुपीरियर इन द सेंस ऑफ, आपने देखा होगा ये मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस होते, पढ़ा होगा, दिस इज ए मलेरिया रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम इनके थोड़ा सा होमोजाइगस बनाए तो एक बनेगा होमोजाइगस फॉर नॉर्मल नॉर्मल। तो जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल कैरी करते हैं होमोजाइगस, वो मलेरिया के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और जो होमोजाइगस पर सिकिल सेल होंगे, वो तो भैया उनकी तो डेथ ही हो जाएगी ना। जो होमोजाइगस सिकिल सेल होंगे वो तो डेथ ही हो जाएगी, वो तो जिंदा ही नहीं बचते हैं। और जो होमोजाइगस होंगे नॉर्मल एलील के लिए, वो क्या होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, मलेरिया पैरासाइट्स के लिए। लेकिन ये पर्सन क्या है, एक बार तो ये पहली बात तो ये लाइव रहेंगे, लाइव रहने के साथ में ये एक और एडवांटेज मिलता है, मलेरियर रेजिस्टेंस। नहीं सुना सब लोगों ने क्या, हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया इज रेजिस्टेंस ओवर मलेरियर पैरासाइट्स। ये किसने, पलक पलक इसको हटाओ, क्यों नहीं कर पा रही हो, कर लेते हो तुम लोग, बताओ इसको यार कोई लोग, ये डिस्टर्ब कर रहा है प्रॉपर, ये हमेशा स्लाइड में रहेगा। पलक सुन पा रही हो मेरी बात, पलक? कब से ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हो आप लोग, आपको अभी तक यही नहीं पता है कुछ लोगों को। पलक भाई आवाज सुन पा रही हूँ? पलक कौन, पलक ही थी ना, आपको पता होगा पलक ही लिख रही थी ना। मेरी आवाज नहीं सर जा रही बोल आपको? दिया है उसको, सर बोल दिया है उसको, उसका माइक म्यूट है। आओ चलो बोल दिया, कह दो वो जो उस पर डिस्टर्ब किया वो कम से कम पढ़े चाहे पढ़े अलग बात है, कम से कम ये इतना करके ना जाए। ये क्या होता है भाई, आप देखो ये कंटिन्यू रहेगा, दिखाए तुमको, देखो देखो ऐसा प्रॉब्लम आएगी, ये रहेगा ना हमेशा। चलो उसको बोल दिया तब तक हो जाता आ जाए। तो अच्छा बताइए, आप समझ गए ना, ओवर डोमिनेंस समझ गए सब बच्चों? ओवर डोमिनेंस समझ गए? कमेंट बताओ, कमेंट बताओ, ओवर डोमिनेंस समझ गए? हाँ यस कृतिका, चलो। तो हाँ ओवर डोमिनेंस समझ गए, मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि मतलब कैसे अलग हो रहा है कंप्लीट डोमिनेंस से। देखो ये चीजें समझ लो, आगे आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, कल आप कंपटीशन में बैठोगे, अगर आपके दिमाग में होगा आगे रिसर्च जाने के लिए
या कुछ भी होगा। मतलब बायोटेक में अगर आप आगे बढ़ना है तो ये चीजें पता ही करनी पड़ेगी आपको, खासकर बायोटेक में तो जेनेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। एक तो एग्जाम में भी आ जाएगा तब भी आपको फायदा होगा, नहीं आएगा तो आप कम से कम आगे के लिए आसान होगा कि आप कम से कम ये पिक्चर क्लियर है। एक बचता है स्यूडो डोमिनेंस, इसको समझ लेते हैं कि ये दोनों छोटे छोटे हैं, बाकी कोडोमिनेंस तो इनका थोड़ा बड़े से हैं, वो एग्जाम्पल से देखेंगे ना। तो क्या करते हैं हम स्यूडो डोमिनेंस समझते हैं, थोड़ा देखते हैं स्यूडो डोमिनेंस में कहाँ आपको समझाऊं, यहाँ समझाते हैं। अब देखो जरा स्यूडो डोमिनेंस, स्यूडो डोमिनेंस हो सकता है किसी दिमाग में आ जाए कि डोमिनेंस आपने बोला कि पूछ दिया कि बताओ बेटा डोमिनेंस तो समझ में आ गया, क्या अभी कभी आपने स्यूडो डोमिनेंस सुना? तब आपको बताना पड़ेगा क्या होता है स्यूडो डोमिनेंस। देखो देखो स्यूडो डोमिनेंस का सीधा कंसेप्ट ये है, देखो रेसेसिव जो अलील्स होते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि रेसेसिव अलील का जो एक्सप्रेशन है क्या हेटेरोजाइगस में हो सकता है? क्या रेसेसिव अलील एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन? नो सर। हो सकता है, अरे गजब, सही बताओ सोच के, क्या रेसेसिव अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? अगर आप यस बोला तो जरा बताइए आप। देखो जरा, सर जैसे मान मैंने नो लीजिए, सर बोला, नो सर बोला। अच्छा नो सर, हमको यस सर सुनाई पड़ा चलिए चलिए, हम केवल सर ही सुनाई दिए, थोड़ा सा बीच में आवाज कट गई होगी किसी कारणवश, तो लगा कि आप कॉन्फिडेंस देकर नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल टी है, रेसिस्टिव अलील है, तो यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब वो उसका फिनोटाइप नहीं आएगा क्योंकि टाल आ रहा ना। तो रेसिस्टिव अलील कब एक्सप्रेस करते हैं? ऑलवेज एक्सप्रेस इन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, तभी हम स्यूडो डोमिनेंस समझा पाएंगे। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है? रेसिस्टिव अलील एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन होता है कि जब तक ये दो एलील्स नहीं होंगे एक जैसे, तब तक ये एक्सप्रेस नहीं करेगा ना। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दैट इज सम कंडीशंस, रेसेसिव एलील कंडीशन इन मोनो एल, मतलब मोनो मतलब वन एलील होते हुए भी सम कंडीशंस, सम कंडीशन रेसेसिव एलील एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं इसको ऐसे समझिए ध्यान से, जैसे मान के चलते हैं हमने एक क्रॉस कराया है, होमोजाइगस फॉर टाल वैरायटी क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस फॉर ड्वार्फ, this is a tall, this is a dwarf, uh, uh, in a progeny in a F1 generation genotype is a heterozygous, is a, अब यहाँ पे टाल फिनोटाइप आएगा, लेकिन क्या कंडीशन है, क्या कोई ऐसी कंडीशन जहां क्या रेसेसिव एलील यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है? अगर कर ले, अगर रेसिस्टिव कंडीशन हाइब्रिड कंडीशन एक्सप्रेस कर ले, हालांकि कर ले मतलब दैट इज ए सम कंडीशन है ना, ऑलवेज नहीं करेगा, तो उसी को बोलते हो स्यूडो डोमिनेंस। मतलब रियल में एक्चुअल में रेसिस्टिव है, उसको एक मौका मिल गया है एक्सप्रेस करने का। वो मौका क्या है? मौका ये, अगर ये डोमिनेंट एलील क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? डिलीटेड। व्हेन द डोमिनेंट एलील, when dominant allele deleted, then recessive allele will express, recessive allele will express. This is condition known as pseudo dominance, तो सीधा समझ में आ गया, स्यूडो जहां पे लग जाए तो आप समझ लीजिएगा। हाँ, डिलीशन कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम इससे पता चलता है ना कि आपका इंटरेस्ट है, आप चीजों को समझ रहे हैं, तभी तो क्वेश्चन जनरेट होगा। और जब आप चीजों को समझ नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन जनरेट ही नहीं आएगा आपके दिमाग में। कृतिका बहुत सही, वेरी नाइस। तो स्यूडो डोमिनेंस जो है, स्यूडो डोमिनेंस समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है कि ये डिलीट कैसे होगा। हालांकि ये डिलीशन ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको पता होगा ऐसे नहीं हो जाता है, वो है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में आपने, अगर आप भी आपने शायद आपके सिलेबस में है या नहीं मैं देखूंगा, उसका नाम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपका आता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर आपने स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ोगे तब वहां पे आ जाएगा डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है?
क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, ये मान लीजिए इतना पार्ट डिलीट हो गया, अज्यूम करिए उसी पार्ट में कौन सा जीन था, वही डोमिनेंट टी व नॉर्मल एलील था जो उसी पार्ट में था। अगर ये पार्ट डिलीट हो जाएगा तो वो डोमिनेंट एलील भी तो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिंक करके कर सकते हो कैसे डिलीट हुआ। कृतिका समझ में आया आपको? ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि ऐसे हो जाता होगा। दिस इज ए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दिस इज ए स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, दिस इज ए स्ट्रक्चरल म्यूटेशन बहुत टाइप के होते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। आर यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम्स? द वन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल म्यूटेशन इज डिलीशन। डिलीशन ही एक ऐसा केस है जो स्यूडो डोमिनेंस की सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? डिलीशन ही एक ऐसा कंडीशन है जहां पे स्यूडो डोमिनेंस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि रेसेसिव एलील कभी भी सिंगल में एक्सप्रेस नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे रेसेसिव एलील क्या है, एक है ना, जीनोटाइप तो हेटेरोजाइगस ही है। अब एक भी है तो ये क्या हो गया, मान लीजिए डिलीट हो गया है तो, लेकिन हमको थोड़ी ना पता डिलीट हो गया है, लेकिन हम अज्यूम तो करेंगे ना कि रेसेसिव एलील का कोई एक ऐसा चांस है कि एक्सप्रेस कर सकता है। तो उसका आपका जवाब क्या होगा? व्हेन डोमिनेंट एलील डिलीटेड देन रेसेसिव एलील विल एक्सप्रेस, दिस कंडीशन इज नोन एज स्यूडो डोमिनेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको स्यूडो डोमिनेंस भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम आपको लाइन टू लाइन लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कभी भी पढ़ाने का मतलब नहीं होता कि आप लाइन टू लाइन लिखो, ना कि आप समझते हुए चलिए। लिख तो आप लोगो ही, ठीक है। अगर हम लिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन लिखो, अगली लाइन पढ़ देंगे, तीसरी पढ़ देंगे, चौथी पढ़ देंगे, तो वो मेरे लिए आसान होगा और आपको भी आसान होगा कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें समझोगे तो वो आपके साथ रुकेंगी और आगे चल के उसमें कुछ ना कुछ आप लिख पाओगे। इज क्लियर? इज क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्यूडो डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। हाँ, ओवर डोमिनेंस का एक साथ एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना भूल गए। ओवर डोमिनेंस का साथ एक पॉइंट और था, जो ओवर डोमिनेंस में मैंने बोला था कि जो हाइब्रिड बिगर जो कंडीशन है वो हमेशा क्वालिटेटिव ट्रेड के साथ ही अप्लाई होती है। मतलब हाइब्रिड बिगर इज सुपीरियर व्हेन करेक्टर इज ए क्वालिटेटिव। जैसे अगर कोई क्वांटिटेटिव करेक्टर पे होगा, मान लो जिसका अगर सुपीरियरिटी, जैसे मान के चलते हैं कुछ लोग किसी ट्रेड का सुपीरियर तब होगा जब क्वांटिटेटिव बेस पे होगा। क्वांटिटेटिव मतलब होता है जितने ज्यादा जीन्स हों, जितने ज्यादा नॉर्मल। जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, सॉरी पॉलीजेनिक नहीं कह सकते हो, पॉलीप्लाइडी वैरायटी आप देखोगे टिटिकम एस्टिवम कैसा है, हेक्साप्लॉइड है। तो हेक्साप्लॉइड सुपीरियर क्यों बना? क्योंकि वहां ट्रेड कैसे थे, कैसा कैरेक्टर था बच्चों? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर था। जितने ज्यादा जीन होंगे उतने ज्यादा सुपीरियरिटी आएगी। लेकिन ये अपोजिट है बेटा, ये हाइब्रिड बिगर ये क्वालिटेटिव ट्रेड के साथ सुपीरियर होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर क्वांटिटेटिव ट्रेड है, पलक जब आती है तो कुछ ना कुछ करके चली जाती है। देखो फिर से डिस्टर्ब कर दिया। क्वालिटेटिव ट्रेड जो है, क्वालिटेटिव ट्रेड के साथ हाइब्रिड बिगर में सुपीरियरिटी आएगी। अगर क्वांटिटेटिव ट्रेड है तो हाइब्रिड बिगर नहीं होगा, तो वो ट्रेड इंफीरियर होता चला जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड के साथ हम पॉलीप्लाइडी बना करके उस प्लांट को सुपीरियर करते हैं, और क्वालिटेटिव ट्रेड में हम लोग हाइब्रिड बना करके उसको हम सुपीरियर करते हैं। इतनी बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो बताओ, जल्दी बताओ। फिर हम क्या करते हैं, एक हम सबसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहले पढ़ लेते हैं। आप डाल लीजिए हेडिंग जो भी आप लिख रहे हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद। ये कैसे पलक को बताया, क्या बताया कि दोबारा आओ फिर कुछ कर जाओ। स्यूडोडाम, अरे मुकेश कुमार ऐसा कोई एग्जाम्पल आप नहीं आपको मिलेगा। ये तो एक कंडीशन है, अगर डिलीट हो जाएगा तो वो एग्जाम्पल खुद बन जाएगा। चाहे कोई भी करेक्टर हो, मुकेश कुमार हो, कोई भी करेक्टर स्यूडो डोमिनेंस में हो सकता है, उस एलील से हो सकता है, बस एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। समझ गए मुकेश कुमार?
हाँ हाँ हाँ, कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं, आपको देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको कंसेप्ट को बताना पड़ेगा, जहां एग्जाम्पल होते हैं वहां जरूर बताएंगे। तो ऐसा करो, आप डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, एक कम से कम आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो पढ़ ही लेते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप ये एक डिफिनीशन आपकी आएगी थ्योरी के बेसिस पे, phenotype of heterozygous is intermediate या fall within the range of the between phenotype of two homozygous। अब ये एक डिफिनीशन हो गई। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए जरा, एक सेकेंड, इसको हम कैसे समझते हैं। देखो अब क्या बताएं, ये लोग मानने तो नहीं। इसका एग्जाम्पल है मुकेश कुमार, देखो ध्यान से, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा, वो है फ्लावर कलर इन, एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलता, ठीक है, जिसको हम लोग 4 o'clock भी बोल सकते हो, एक इसका कॉमन नेम है 4 o'clock। तो नाउ इन दिस प्लांट वन एलील इज ए, मान लेते कंसिडर आर, जिसके पास में रेड इंफॉर्मेशन है, स्मॉल आर के पास में व्हाइट इंफॉर्मेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर कोई प्लांट होमोजाइगस पार होगा तो रेड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्लांट हेट्रोजाइगस पार दिस, तो ये ना तो रेड होगा ना तो व्हाइट होगा, दिस इज ए पिंक फिनोटाइप। और नेक्स्ट वन इज ए स्मॉल आर, दिस इज ए व्हाइट फिनोटाइप। अब बताइए जरा, एक बार जरा मेंडल को यहाँ पे लेके आओ। क्या मेंडल कभी ये बोलते कि हेट्रोजाइगस का अलग फिनोटाइप होता? मेंडल तो ये बोलते हैं हेट्रोजाइगस का जो फिनोटाइप है किसी एक होमोजाइगस से मैच करेगा। मेंडल क्या बोलते हैं कि इन दोनों का फिनोटाइप एक होता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? अकॉर्डिंग द मेंडल, फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस इज ए सेम एज ए होमोजाइगस ऑफ द वन पेरेंट्स या होमोजाइगस ऑफ द दिस, ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं है बेटा ना, नहीं है ना, इसलिए ये कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, दिस इज ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कैसे क्रॉस कराओगे, जरा कराइए जल्दी से। एक प्लांट लेते हैं, मेल प्लांट, दिस इज ए होमोजाइगस फॉर रेड फिनोटाइप, क्रॉस विद अनदर प्लांट, दिस इज ए homozygous for white phenotype, this is a white। अब F1 जनरेशन जब आएगी तो F1 जनरेशन में आपको हेट्रोजाइगस बनेगा, इसके पास ना तो रेड होगा ना व्हाइट होगा, सॉरी पिंक होगा ना, क्या होगा? पिंक, मतलब बोल सही रहे थे लेकिन वो लिख गया व्हाइट, पिंक फिनोटाइप होगा। अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, पिंक इज ए इंटरमीडिएट ऑफ रेड एंड व्हाइट, पिंक इज ए बिटवीन द टू एक्सट्रीम रेड एंड व्हाइट, रेड और व्हाइट के बीच का एक आता है इंटरमीडिएट, क्या आता है? पिंक आता है, ठीक है, पिंक आता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इसकी करा देते हैं हम लोग सेल्फिंग, एक काम करते हैं, इसकी हम लोग सेल्फिंग करा देते हैं। तो सेल्फिंग कराने के लिए एक सेकेंड, जरा पहले हम इसको यहाँ से, ये जो पुराना वाला कंसेप्ट है इसको हटा देते हैं। आप लोग सीआर एक काम करिएगा, आज तो क्लास हम मैनेज कर लेंगे, पलक को थोड़ा मॉनिटर करो आप, ठीक है सीआर? उनको यस सर, मैं बोल दूंगी उससे, आपका काम है, उसको बता दीजिएगा। हालांकि उससे गलती से हो रहा है, जानबूझ के थोड़ी ना कर रही है, उसको अभी हाँ मैं बोल दूंगी सर उससे। हाँ, जब क्लास ओवर हो जाए तब आप बोल दीजिएगा। और भी जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है तो कम से कम एक दूसरे से डिस्कस कर लें तो मेरे लिए आसान होगा। देखो ऐसा है ना कि हम ही हैं, ये हम लिखने वाला है आपके साथ थोड़ा सा एडवांस मोड में लेके आए हैं, और जेनेटिक्स में अगर हम ये लिख के ना बताते तो आप मान के चलिए आप कुछ समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सर आपको वीडियो भेज दिया करिए, मतलब क्लास हो जाने के बाद एक ही वीडियो मिली है अभी तक, बच्चे फिर वीडियो बोलते हैं कि वीडियो आ नहीं रही है। ठीक है, मैं उस पर यूट्यूब पे डाल के लिंक डाल दूंगा, ठीक है, लिंक। हाँ ओके सर, थैंक यू।
चलो इसको पहले हम हाँ पॉइंट, तो इसको क्या करते हैं, अब हम आ गए थे यहाँ तक, F1 तक पहुंच गए, ठीक है। ये F1 जनरेशन है जिसको हमने बोला था पिंक। अब हम जानना जरूरी है कि एक्चुअल में सेल्फिंग अगर कराओगे, अगर सेल्फिंग होगी तो क्या वही फिनोटाइप रेशियो आएगा जो मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस में आया था? हालांकि वो तो नहीं आएगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा क्या आएगा। तो यहाँ से दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे। देखो आपको ये गैमेट बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये बताओगे नहीं तो आपका फिर क्या, आपके मन में रखोगे तो कैसे समझेंगे? कुछ चीजें ऐसी होती, साधारण चीजें होती, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ये बराबर होंगे ना, इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगे, 1:1 होंगे, इसको 1:1 कह सकते हो। अब क्या होगा, इनका हम क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के बाद देखिए जरा, मान के चलिए फ्यूजन, रैंडम फ्यूजन, दिस इज ए रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम लोग इस मेथड से इसको हम लोग रैंडम फ्यूजन करते हैं, चेकर बोर्ड्स को बोलते हो। तो ये हो जाएगा, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस। नाउ मैं इनके फिनोटाइप की बात कर लेते हैं एक बार। जो फिनोटाइप यहाँ पे आएगा, जो फिनोटाइप यहाँ पे आएगा, तो इसका तो रेड फिनोटाइप होगा, इसका क्या होगा, पिंक। इसका फिनोटाइप क्या आएगा, पिंक। इसका क्या आएगा, व्हाइट। तो एक दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो जीनोटाइप रेशियो देखो जरा ध्यान से, ये F2 जनरेशन है, दिस इज F2 जनरेशन। तो व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो? जीनोटाइप रेशियो वही है जो 1:2:1। 1 मतलब दिस इज ए, 2 मतलब हेटेरोजाइगस, और दिस इज अनदर। व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो? What will be the phenotype ratio for this character, for this concept in complete dominance? 1:1, 1:1, 1:1, बिल्कुल 1:1। अब आपको समझ में आ गया, 1:1 phenotype ratio represent incomplete dominance। इसके मतलब आपको 3:1 और 1:1 ये एक बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में ना। 3:1 मैसेज दे रहा है कि हम जो करेक्टर हैं एक कंप्लीट डोमिनेंस के साथ खड़े हैं, और 1:1 जो फिनोटाइप रेशियो आया है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ खड़ा है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके साथ आएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। अगर ब्लेंडिंग नहीं होती तो ये 1:1 रेशियो आता। दिस इज ए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। मतलब जो जीन प्रोडक्ट हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। देखो मिक्स अगर हो रहे हैं तभी तो इंटरमीडिएट आएगा। जैसे मान के चलते कभी आपने ड्राइंग की होगी तो रेड कलर और व्हाइट कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं ना। अगर ये मिक्स ना होते, मान लो अज्यूम करो अगर ये मिक्स ना हो कोई चीज, तो क्या पिंक आता? तो रेड अपना अलग रहता है, व्हाइट अलग, मतलब अज्यूम कर सकते हो ना, मतलब मानने वाली बात है ना, समझने के लिए पर्याप्त है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो इनके जो प्रोडक्ट है बेटा, ये जो क्या नाम है, हेटेरोजाइगस, इसके यहाँ पे 2 जीन है। तो आर का जी प्रोडक्ट, स्मॉल आर का प्रोडक्ट, इनका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? अपनी फोटो भेजो, 2-3 एडिट करो। अरे माइक बंद करके करना है जो करो भाई, यहाँ आवाज सुना दिए। कौन है ये? नम्रता। चलो मिक्स हो गए ना, तो पहली तो बात मिक्स हो गया, मिक्स वाली बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट? एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट मतलब होता है कि क्या जीन प्रोडक्ट मिक्स होकर के जो फाइनल वैल्यू आएगी ऐड होने के बाद में वो आती है। बिल्कुल यस, एडिटिव इफेक्ट लगता है। तीसरा यहाँ पे जो जीन है वो उसका एक बिहेवियर है, वो है आपका हैप्लो इनसफिशिएंट। हैप्लो इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब ये यहाँ पे हैप्लो इनसफिशिएंट कंडीशन मिलती है इस जीन के हिसाब से। हैप्लो इनसफिशिएंट को जरा समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ खास नहीं है हैप्लो इनसफिशिएंट। देखो जरा, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, कैपिटल आर रेड है, रेड है,
हम रेड को एक नॉर्मल फिनोटाइप कंसिडर करें। आप जरा मुझे कमेंट करके ये बताओ, क्या ये रेड फिनोटाइप अगर ये नॉर्मल एलील एक हो, मतलब ये होमोजाइगस में ना हो, क्या ये हैप्लॉइड कंडीशन में रेड आ पाएगा? अगर मैं एक नॉर्मल एलील एक ही ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं रेसेसिव एलील, मतलब रेसेसिव मतलब एक ले लेते हैं म्यूटेंट एलील, तब यहाँ पर रेड आएगा? नहीं आएगा। इसके मतलब रेड फिनोटाइप व्हेन एलील्स नॉर्मल एलील इन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में इनसफिशिएंट है रेड नॉर्मल फिनोटाइप बनाने के लिए। समझ में आ गया? हैप्लो इनसफिशिएंट, हैप्लो मतलब इनसफिशिएंट इन हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड नॉर्मल एलील्स। दिस इज ए नॉर्मल एलील्स बट दिस इज ए नॉर्मल इज ए हैप्लॉइड। नॉर्मल एलील एक ही है ना, अब वो रेड नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा मेंडल को एक बार याद करें, देखिए ध्यान से, कैपिटल टी भी टाल है, ये भी टाल है। अगर हम एक नॉर्मल एलील ले लेते हैं, दूसरा म्यूटेंट ले लेते हैं, तब भी टाल आता था ना। अब क्या यहाँ पे हम ये जो एलील है नॉर्मल एलील को हैप्लो इनसफिशिएंट बोल सकते हो? अब यहाँ पे आप हैप्लो इनसफिशिएंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि टाल फिनोटाइप होने के लिए एक नॉर्मल एलील सफिशिएंट है ना। वन नॉर्मल एलील इज सफिशिएंट फॉर द टॉल, देन इच कंडीशन इज नोन एज हैप्लो सफिशिएंट। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हैप्लो इनसफिशिएंट की कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो ये हमने एक कंपैरिजन बता दिया कि हाँ ऐसा है। वैसे तो समझ में आ गया हैप्लो इनसफिशिएंट, फिनोटाइप रेशो समझ में आ गया, जीनोटाइप रेशो समझ में आ गया। तो आज इतनी क्लास प्लीज रिपीट हैप्लो इनसफिशिएंट बता दीजिए दोबारा। हैप्लो मतलब होता है कि जैसे आप इसको हम एक सेकेंड, देखो ऐसा था, यही समझ लीजिए। देखो जरा, आप एक रेड फिनोटाइप कंसीडर करिए। रेड फिनोटाइप क्या वन नॉर्मल एलील मतलब कैपिटल, इसको कैपिटल आर मैंने मान लिया नॉर्मल एलील। क्या वन नॉर्मल एलील से रेड फिनोटाइप आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल एलील है वो एक इनसफिशिएंट है हैप्लॉइड कंडीशन में। हमारा होता है वन, किसके लिए? रेड फिनोटाइप बनाने के लिए। तो रेड फिनोटाइप नहीं आ पा रहा है अगर वो वन नॉर्मल एलील आ रहा है। इज इट क्लियर? तो रेड फिनोटाइप तभी आएंगे जब वो नॉर्मल एलील कैसा होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा। नॉर्मल एलील होमोजाइगस कंडीशन होगा तभी रेड आएगा। जैसे वो अगर एक नॉर्मल एलील एक ही हुआ तब वहां पे पिंक आ जाता है। तो हम ऐसे मान के चलें कि ये जो जीन है वो हैप्लो इनसफिशिएंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर हैप्लॉइड नॉर्मल एलील होगा, एक एलील होगा नॉर्मल एलील वाले की, दूसरा रिसेसिव एलील है, दूसरा मतलब दूसरा म्यूटेंट एलील है, तो वहां पे पिंक आ जाता है रेड की बजाय। अब समझ में आया? यस सर। चलो, तो कल हम लोग बता देते हैं, कल क्या, जब आपकी क्लास होगी अल्टरनेट पे, मंडे की क्लास मेरी नहीं हो पाई थी, उसको हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे उतने क्लास लेनी है, वो बाद में हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे। कल कर लेंगे तो कल कर लेंगे, नहीं तो बाद में कर लेंगे। कल हम आपको कोडामेंस के बारे में बताएंगे, और कोडामेंस के कंप्लीट होते ही हम लोग सीधे आ जाएंगे आपका डाइहाइब्रिड क्लास। डाइहाइब्रिड क्लास में आप कुछ करना नहीं, आपको इंडिपेंडेंट असाइनमेंट समझना होगा। इसी के साथ ही आपका मेंडल का जो पूरा एक कंसेप्ट है, जो आपके सिलेबस में पूरा क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे की क्लासेस, इसके बाद की क्लासेस होंगी, बिल्कुल सिलेबस में जो चीज मेंशन है वो हम पूरा करेंगे और आसानी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। कल मिलेंगे। अटेंडेंस आप स्क्रीनशॉट भेजा करो, लिख करके ना भेजा करो, स्क्रीनशॉट, क्योंकि सर वो मैंने डिजिटल ले लिया है, मैं भेज दूंगी।